हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ ग्रामश्री, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी अल्मोड़ा में। फिर प्रारंभिक शिक्षा संपन्न कर वह वाराणसी इलाहाबाद से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद में वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत, हिंदी का गंभीर अध्ययन किया था। काव्य रचना में इनकी प्रवृत्ति बचपन से ही थी। इनकी जो रचना है वो आपको दे रखी है बुक में। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, चिदंबरा, बूढ़ा चांद, लोकायतन। लोकायतन इनका महाकाव्य, जिसके ऊपर इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा पंत जी की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंधों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा रचित रचनाएं लिखी गई थी। ये जो पाठ है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री, इसमें भारतीय गांवों की प्राकृतिक सुंदरता व समृद्धि का वर्णन किया गया कि गांव के खेतों में दूर दूर तक हरियाली कैसी फैल रही, उसके बारे में, खेतों में लहर आती फसलों के बारे में, और गंगा के सुंदर रेती का वर्णन जो सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। तो मैं सबसे पहले आपको पद्यांश पढ़ूंगी, फिर उसका अर्थ समझाऊंगी, तो आपको ध्यान से समझना है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटे जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। इसमें सुमित्रानंदन पंत जी ने गांव की प्राकृतिक समृद्धि और सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया कि गांव में के खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, उस हरियाली पर पड़ती सूर्य की किरणें चांदी की जाली के समान शोभायमान हो रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, हरी हरी घास और तिनकों पर धूप पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसी चमक रही हैं जैसे उनमें हरा खून बहता हुआ झलक रहा है। इस धरती पर चारों ओर क्या छाई हुई, हरियाली ही हरियाली छाई हुई। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो आगे कवि बता रहे कि इस हरियाली के ऊपर नीला स्वच्छ आकाश एक पर्दे के समान झुका हुआ सा दिखाई दे रहा है, अर्थात गांव का हरा भरा वातावरण आंखों को भा रहा है, आंखों को अधिक आनंदित कर रहा है। फिर सेकंड नेक्स्ट देखिए आप, रोमांचित से लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित रस से जाग रही नीलम की कली तिसी नीली। इसमें आगे भी जो है वो कवि जो है वो गांव की सुंदरता का ही वर्णन कर रहा है कि गांव की समृद्धि और सुंदरता का वर्णन कैसा दिखाई दे रहा है। आगे कवि कह रहा है कि रोमांचित से लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, मतलब वसुधा मतलब धरती जो है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही, रोमांचित करने वाली दिखाई दे रही, क्योंकि गेहूं और जौ की फसलों में क्या आ गई, बालियाँ, मतलब बालियाँ आना मतलब उनमें तीखे तीखे से कांटे जैसे आ गए हैं। तो इसको देख कर कवि कल्पना कर रहा है कि मानो धरती भी कैसी हो गई, रोमांचित हो गई, बहुत सुंदर दिखाई दे रही। अरहर और सनई की फसलों में नेक्स्ट लाइन दे रखी आपको, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। अरहर मतलब जो तुअर की दाल जैसी ही आती है, अरहर की दाल, उसके बारे में बता रहा है। सनई की फसलों में जो सनई मतलब होता है जो एक रेशा जिससे जो रस्सी बनाई जाती है, उस फसल के बारे में बता रहे हैं कि अरहर और सनई की फसलों में सुनहरी पक्की फलियां आ गई है। इन फलियों में बीज हवा के चलने पर आवाज़ करते हैं, जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे वैसे फलियों के अंदर के बीजों में से आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे कि मानो मधुर धरती की कमर पर बंधी किंकणियाँ से आ रही है। किंकणियाँ मतलब होता है कि जैसे कि कमर में कुछ आभूषण रहता है, किंकणियाँ जिसको कमर में बांधा जाता है, तो वैसे ही धरती की कमर से भी ऐसा लग रहा है कि किंकणियाँ जैसी आवाज़ उसमें से आ रही है।
नेक्स्ट दे रखा फूले सरसों पीली पीली, लो हरित भर दरा से झांक रही नीलम की कली तिसी नीली। आगे कवि कह रहा है कि खेतों में चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल आ गए, मतलब चारों ओर जो है फसल पीले पीले फूलों से लद गई है और जिसकी तेल युक्त गंध वातावरण में उड़ रही है। मतलब सरसों की फसल है तो सरसों से क्या बनता है, तेल बनता है, तो उसकी तेल वाली जो सुगंध है वो पूरे वातावरण में फैल रही है। वहीं इस हरी धरती की सुंदरता निहारने के लिए, इस हरी धरती की सुंदरता को निहारने के लिए तीसरी मतलब वो होता है अलसी, जिसकी भी फसल जो है वो बोई जाती है। तो अलसी के नीले फूल भी झांकने लगे हैं, मतलब अलसी के पेड़ों पर भी क्या आ गए, फूल आ गए और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, नीलम की कलियों जैसे दिखाई दे रहे हैं कि नीलम की कलियां खिली हुई है वैसे ही वो दिखाई दे रहे हैं। तो तीसी का मतलब होता है यहाँ एक पौधा रहता है जिसको अलसी भी कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट थर्ड पद्यांश आपका, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रतों से व्रतों पर। ये मटर के बारे में आप सभी जानते हैं कि मटर एक दाने वाली फसल आती है जिसके बैंगनी फूल आते हैं, रिलमिल होता है अच्छी तरह घुल मिल कर, छिमिया सेम की फलियों को कहते हैं और व्रंत मतलब पौधों के डंठल को बोलते हैं व्रंत। तो यहाँ जो कवि बता रहे कि धन्य धान्य युक्त धरती की सुंदरता का वर्णन कवि कह रहे हैं कि जहाँ जो है वो धरती पर फसलें जो है चारों ओर छाई हुई है, कि खेतों में हर तरफ नाना रंग तरह तरह के फूल खिल उठे हैं और इन्हीं फूलों के बीच में सखियाँ मटर के पौधे भी हंस रहे हैं। मतलब फूल की फसल के बीच बीच में कौन से पौधे हैं, मटर के भी पौधे हैं, तो फूलों के बीच में रहने के कारण मटर के पौधे भी क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मखमली पेटियाँ सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, अर्थात मटर के पौधों पर बैंगनी रंग के फूल आ गए, इन पर मटर की फलियां आ रही हैं। जिस प्रकार पेटियों के भीतर रत्न आभूषण आदि बंद होते हैं और इसी प्रकार फलियों के अंदर बीज क्या है, बंद हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फिरती है रंग रंग की तितली, खेत में क्या हो रहा है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए और इन रंगीन फूलों के ऊपर में रंग बिरंगी तितलियां क्या हो रही है, उड़ती फिर रही है। इन फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रतों से व्रतों पर, तो इन्हें उड़ते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तितलियां ही नहीं बल्कि फूल भी एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर इधर से उधर जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पद्यांश, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, जर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, माँ के कटहल कुलित जामुन, जंगल में जरबेरी जूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। रजत मतलब सभी को पता है चांदी, मंजरिया जो आम के फूलों के जो गुच्छे आते हैं उनको बोलते हैं, आम का बोर भी बोलते हैं उनके। तरु मतलब होता है पेड़, ढाक मतलब पलाश का पौधा जो फरवरी मार्च में जिसपे फूल आते हैं, दल मतलब होते हैं पत्ते, मतवाली मतलब मस्त, मुकली तोलना मतलब कलियाना और दाड़िम किसको बोलते हैं, अनार को बोलते हैं दाड़िम। तो यहाँ जो है वो कवि बता रहे हैं बसंत ऋतु के आगमन का, यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि बसंत ऋतु के आगमन पर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली। कवि कह रहा है कि खेतों में फसलों व सब्जियों का सौंदर्य देखकर बता रहे कवि कि आम के पेड़ की डालियों पर सोने चांदी के समान चमकदार मंजरियाँ आ गई है। मतलब पूरा पेड़ जो है वो मंजरियों से लद गया, पूरे पेड़ पर मंजरियाँ ही मंजरियाँ आ गई है। नेक्स्ट बोल रहा है जर रहे डाक पीपल के दल, मतलब डाक मतलब पलाश, पलाश के पेड़ और पीपल के वृक्षों पे भी अब पत्तों का गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि बसंत ऋतु के समय में क्या होता है कि पेड़ों से पत्ते गिरने लग जाते हैं, वैसे ही पलाश के पेड़ से और पीपल के वृक्ष से भी पत्ते गिरने शुरू हो गए। ऐसे सुंदर वातावरण को देख भला कोयल कैसे चुप रहती, हो उठी कोकिला मतवाली, कोकिला भी मदमस्त हो गई इस प्रकार के वातावरण को देखकर और मस्ती में उसने क्या कर दिया, अपना गाना गाना शुरू कर दिया है। माँ के कटहल मुकुलित जामुन, कटहल की मांग भी चारों ओर फैलने लग गई है
और जामुन की डालियों पर अधखिले फूल भी आने लग गए। जंगल में जरबेरी झूली, जंगल में जो है वो जरबेरिया डालियों पर झूलने लगी है। जरबेरिया होती है जो छोटे छोटे से बेर आते हैं जिनकी झाड़ियाँ स्पेशल कहाँ पर दिखाई देती है, जंगल में ही रहती है, तो उनके ऊपर भी जो है जरबेरियों पर भी जो है झूलने लगी। आड़ू, नींबू और अनार के वृक्षों पर भी क्या आ गए, फूल आ गए। और खेतों में आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियां पर तो जैसे बाहर ही आ गई है, मतलब उनकी सुंदरता तो देखने ही लायक दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपका 5th पद्यांश है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लहला पालक मामा धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चितिया मतलब लाल भूरे निशान, जब अमरूद पक जाते हैं तो उनके ऊपर रेड और ब्राउन कलर के निशान हो जाते हैं मार्क्स, उसको बोलते हैं चितिया। आंवली मतलब आंवला का छोटा पौधा, उसको आंवली बोलते हैं। जड़ी मतलब सुशोभित होना, और लहला मतलब लहलाना, और महमा मतलब होता है सुगंध से महकता हुआ। तो आगे कवि जो है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से कर रहा है उसके बारे में देखिए। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। कवि कह रहे हैं कि अमरूदों के फल पककर पीले पड़ गए, उनके ऊपर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई, मतलब उनके ऊपर जो है वो लाल भूरे कलर के निशान पड़ गए, लेकिन उनका स्वाद कैसा हो गया, मीठा हो गया। पक गए सुनहले मधुर बेर, बेर के पेड़ों पर भी बेर पककर सुनहले रंग के हो गए। आंवली से तरु की डाल जड़ी, आंवले की डालियों पर अब छोटे छोटे फल आंवली आ गई है, अर्थात उन पर आंवले सुशोभित हो गए। लहला पालक महमा धनिया, खेतों में हरी हरी पालक लहला रही है और धनिया की महक चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर रही है। मखमली टमाटर, लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की बेलें भी चारों ओर फैल गई है। सेम जिसको आप जो है वो आम भाषा में उसको बोलते हैं वालोर की फली, उसकी भी बेलें जो है लताएं चारों ओर फैल गई है, उनमें भी फल लग गए। मखमली टमाटर हुए लाल, और सेम की बेलें और टमाटर जो है वो पककर कैसे हो गए, मखमल और कोमल और मुलायम हो गए। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्ची के पेड़ों पर गुच्छों को देखकर ऐसा लग रहा है उस हरी मिर्च को देखकर कि वो हरी थैलियों में भरी हुई है। बालू के सांपों से अंकित गंगा के सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बंगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तीरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। बालू मतलब होता है रेत, जो गंगा नदी के किनारे जो रेत है उसके बारे में। अंकित होना मतलब चिन्हित होना है। सरपत मतलब लंबे पत्तों और मजबूत तने वाली घास का छप्पर बनाना है। तट मतलब होता है किनारा, और कलंगी मतलब सिर के कुछ विशेष लंबे बाल के बारे में बता रहा है। सुरखाब मतलब होता है चकवा या चक्रवाक पक्षी, और पुलिन मतलब होता है किनारा, और तीरते मतलब तैरते। यहाँ जो है कवि गंगा नदी के किनारे की रेत का वर्णन कर रहा है कि वो कैसी दिखाई दे रही है। कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, कवि कह रहा है कि गंगा नदी की रेत पर सूर्य की किरणें पड़ने से वे 7 रंगों वाली, 7 रंगों उनको से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में चमकती दिखाई दे रही है। उस रेत पर पानी की लहरों द्वारा बनाई गई टेढ़ी मेढ़ी लहरें सांपों जैसी दिखाई दे रही है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उस रेत पर जो है वो लहरें दिखाई दे रही। उसके बाद में गंगा तट पर क्या हो रहा है, तरबूजों की खेती की जा रही, और जिनकी रखवाली करने के लिए आसपास, सरपत मतलब घास से छप्पर बनाए गए, मतलब उनकी देखरेख करने के लिए घास और तिनकों से क्या बनाए गए, छप्पर बनाए गए। अंगुली कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, कुछ बगुले अपने पैरों की अंगुली रूपी कंघी से अपने सिर को खुजलाते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे वे अपनी कलंगी संवार रहे हैं, मतलब अपने बालों को वो जो है वो क्या कर रहे हैं, संवार रहे हैं। तीरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरोठी रहती है सोई, गंगा नदी के जल में चकवा पक्षी क्या हो रहा है, तैर रहा है, और मगरोठी मतलब मुर्गा भी जो है वो किनारे पर सोई हुई दिखाई दे रही। मतलब इस पद्यांश में कवि ने जो है वो गंगा नदी के तट के किनारों का अच्छे से वर्णन किया है कि कौन कौन पक्षी जो है वो नदी में तैर रहे हैं और आसपास के वातावरण के बारे में। नेक्स्ट है आपका
हसमुख हरियाली ही मातब सुख से अलसाए से सोए, बेगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे से खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्मन। हिम मतलब होता है सर्दी, आतप मतलब होता है धूप, आलस अलसाए मतलब आलस्य, अंधियाली मतलब होता है अंधेरा, निशी मतलब रात, मरकत मतलब होता है पन्ना, हरे रंग का जो बहुमूल्य रत्न होता है वो, नीलम मतलब होता है नीला रत्न, आच्छादन मतलब ढका हुआ, निरुपम मतलब बताया था मैंने जिसकी तुलना न की जा सके, और हिमांत मतलब शीत ऋतु के अंत के बारे में कवि बता रहा है। स्निग्ध मतलब होता है सुंदर, और जनमन मतलब लोगों का मन। इस पद्यांश में कवि ने गांव के प्राकृतिक वातावरण का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि गांव में जो है हरियाली पर धूप पड़ने से वो हरियाली कैसी दिखाई दे रही है और सर्दियाँ जो है वो कैसी दिखाई दे रही है, उसके बारे में कवि ने वर्णन किया है कि हसमुख हरियाली ही मातब सुख से अलसाए से सोए। कवि कह रहा है कि गांव की हरियाली पर धूप पड़ने से वह हंसती हुई दिखाई दे रही है और सर्दियों की मनभावन धूप भी खिली खिली नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों आलस में भरकर सोए हुए हैं। भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। ओस पड़ने के कारण रात जो है वो भीगी भीगी से लग रही है और रात के अंधेरे में तारे जो है वो सपनों में खोए हुए हैं। मरकत द्वीप में सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। मरकत मतलब वो होता है पन्ना नामक जो रत्न है, पूरा ग्राम जो है वो मरकत नामक पन्ना नामक मणि की तरह दिखाई दे रहा है और जिस पर निर्मल आकाश जो है वो छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्मन। सर्दियाँ बीतने के बाद, हिमांत मतलब शीत ऋतु के अंत में, तो सर्दियाँ बीतने के बाद भी गांव पर स्नेहयुक्त शांति व्याप्त है। इस तरह ये गांव अपनी अनुपम सुंदरता से लोगों को मन को क्या कर रहा है, हर रहा है। हाँ, नेक्स्ट थर्ड पद्यांश आपका। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रतों से व्रतों पर। ये मटर के बारे में आप सभी जानते हैं कि मटर एक दाने वाली फसल आती है जिसके बैंगनी फूल आते हैं। रिलमिल होता है अच्छी तरह घुल मिल कर। छिमिया सेम की फलियों को कहते हैं और व्रंत मतलब पौधों के डंठल को बोलते हैं व्रंत। तो यहाँ जो कवि बता रहे कि धन्य धान्य युक्त धरती की सुंदरता का वर्णन कवि कह रहे हैं कि जहाँ जो है वो धरती पर फसलें जो है चारों ओर छाई हुई है, कि खेतों में हर तरफ नाना रंग तरह तरह के फूल खिल उठे हैं और इन्हीं फूलों के बीच में सखियाँ मटर के पौधे भी हंस रहे हैं। मतलब फूल की फसल के बीच बीच में कौन से पौधे हैं, मटर के भी पौधे हैं। तो फूलों के बीच में रहने के कारण मटर के पौधे भी क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मखमली पेटियाँ सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी, अर्थात मटर के पौधों पर बैंगनी रंग के फूल आ गए, इन पर मटर की फलियां आ रही हैं। जिस प्रकार पेटियों के भीतर रत्न आभूषण आदि बंद होते हैं और इसी प्रकार फलियों के अंदर बीज क्या है, बंद है। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फिरती है रंग रंग की तितली। खेत में क्या हो रहा है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए और इन रंगीन फूलों के ऊपर में रंग बिरंगी तितलियां क्या हो रही है, उड़ती फिर रही है। इन फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रतों से व्रतों पर। तो इन्हें उड़ते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तितलियां ही नहीं बल्कि फूल भी एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर इधर से उधर जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पद्यांश। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, जर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, माँ के कटहल कुलित जामुन, जंगल में जरबेरी जूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। रजत मतलब सभी को पता है चांदी, मंजरिया जो आम के फूलों के जो गुच्छे आते हैं उनको बोलते हैं, आम का बोर भी बोलते हैं उनके। तरु मतलब होता है पेड़, ढाक मतलब पलाश का पौधा जो फरवरी मार्च में जिस पे फूल आते हैं, दल मतलब होते पत्ते, मतवाली मतलब मस्त, मुकली तोलना मतलब कलियाना, और दाड़िम किसको बोलते हैं, अनार को बोलते हैं दाड़िम।
तो यहाँ जो है वो कवि बता रहा है बसंत ऋतु के आगमन का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि बसंत ऋतु के आगमन पर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली। कवि कह रहा है कि खेतों में फसलों व सब्जियों का सौंदर्य देखकर बता रहे कवि कि आम के पेड़ की डालियों पर सोने चांदी के समान चमकदार मंजरियाँ आ गई है। मतलब पूरा पेड़ जो है वो मंजरियों से लद गया, पूरे पेड़ पर मंजरियाँ ही मंजरियाँ आ गई है। नेक्स्ट बोल रहा है जर रहे ढाक पीपल के दल। मतलब ढाक मतलब पलाश, पलाश के पेड़ और पीपल के वृक्षों पे भी अब पत्तों का गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि बसंत ऋतु के समय में क्या होता है कि पेड़ों से पत्ते गिरने लग जाते हैं। वैसे ही पलाश के पेड़ से और पीपल के वृक्ष से भी पत्ते गिरने शुरू हो गए। ऐसे सुंदर वातावरण को देख भला कोयल कैसे चुप रहती। हो उठी कोकिला मतवाली, कोकिला भी मतमस्त हो गई इस प्रकार के वातावरण को देखकर और मस्ती में उसने क्या कर दिया, अपना गाना गाना शुरू कर दिया है। माँ के कटहल मुकुलित जामुन, कटहल की माँग भी चारों ओर फैलने लग गई है और जामुन की डालियों पर अधखिले फूल भी आने लग गए। जंगल में जरबेरी झूली, जंगल में जो है वो जरबेरिया डालियों पर झूलने लगी है। जरबेरिया होती है जो छोटे छोटे से बेर आते हैं जिनकी झाड़ियाँ स्पेशल कहाँ पर दिखाई देती है, जंगल में ही रहती है। तो उनके ऊपर भी जो है जरबेरियों पर भी जो है झूलने लगी। आड़ू नींबू और अनार के वृक्षों पर भी क्या आ गए, फूल आ गए। और खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली आदि सब्जियां पर तो जैसे बाहर ही आ गई है। मतलब उनकी सुंदरता तो देखने ही लायक दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आपका 5th पद्यांश है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लहला पालक मामा धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। चितिया मतलब लाल भूरे निशान, जब अमरूद पक जाते तो उनके ऊपर रेड और ब्राउन कलर के निशान हो जाते हैं मार्क्स, उसको बोलते हैं चितिया। आंवली मतलब आंवला का छोटा पौधा, उसको आंवली बोलते हैं। जड़ी मतलब सुशोभित होना, और लहला मतलब लहलाना, और महमा मतलब होता है सुगंध से महकता हुआ। तो आगे कवि जो है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से कर रहा है उसके बारे में देखिए। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। कवि कह रहे हैं कि अमरूदों के फल पककर पीले पड़ गए, उनके ऊपर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई। मतलब उनके ऊपर जो है वो लाल भूरे कलर के निशान पड़ गए, लेकिन उनका स्वाद कैसा हो गया, मीठा हो गया। पक गए सुनहले मधुर बेर, बेर के पेड़ों पर भी बेर पककर सुनहले रंग के हो गए। आंवली से तरु की डाल जड़ी, आंवले की डालियों पर अब छोटे छोटे फल आंवली आ गई है, अर्थात उन पर आंवले सुशोभित हो गए। लहला पालक महमा धनिया, खेतों में हरी हरी पालक लहला रही है और धनिया की महक चारों ओर वातावरण को सुगंधित कर रही है। मखमली टमाटर लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की बेलें भी चारों ओर फैल गई है। सेम जिसको आप जो है वो आम भाषा में उसको बोलते हैं वालोर की फली, उसकी भी बेलें जो है लताएं चारों ओर फैल गई है, उनमें भी फल लग गए। मखमली टमाटर हुए लाल और सेम की बेलें और टमाटर जो है वो पक कर कैसे हो गए, मखमल और कोमल और मुलायम हो गए। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्ची के पेड़ों पर गुच्छों को देखकर ऐसा लग रहा है उस हरी मिर्च को देखकर कि वो हरी थैलियों में भरी हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको पद्यांश पढ़ूंगी, फिर उसका अर्थ समझाऊंगी, तो आपको ध्यान से समझना है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटे जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने गांव की प्राकृतिक समृद्धि और सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया कि गांव में के खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, उस हरियाली पर पड़ती सूर्य की किरणें चांदी की जाली के समान शोभायमान हो रही है।
तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक। हरी हरी घास और तिनकों पर धूप पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसी चमक रही है जैसे उनमें हरा खून बहता हुआ झलक रहा है। इस धरती पर चारों ओर क्या छाई हुई, हरियाली ही हरियाली छाई हुई। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तो आगे कवि बता रहे कि इस हरियाली के ऊपर नीला स्वच्छ आकाश एक पर्दे के समान झुका हुआ सा दिखाई दे रहा है। अर्थात गांव का हरा भरा वातावरण आंखों को भा रहा है, आंखों को अधिक आनंदित कर रहा है। फिर सेकंड नेक्स्ट देखिए आप, रोमांचित से लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरी तरह से जाग रही नीलम की कली तीसी नीली। इसमें आगे भी जो है वो कवि जो है वो गांव की सुंदरता का ही वर्णन कर रहा है कि गांव की समृद्धि और सुंदरता का वर्णन कैसा दिखाई दे रहा है। आगे कवि कह रहा है कि रोमांचित से लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, मतलब वसुधा मतलब धरती जो है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही, रोमांचित करने वाली दिखाई दे रही, क्योंकि गेहूं और जौ की फसलों में क्या आ गई, बालियाँ, मतलब बालियाँ आना मतलब उनमें तीखे तीखे से कांटे जैसे आ गए हैं। तो इसको देख कर कवि कल्पना कर रहा है कि मानो धरती भी कैसी हो गई, रोमांचित हो गई, बहुत सुंदर दिखाई दे रही। अरहर और सनई की फसलों में नेक्स्ट लाइन दे रखी है आपको, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। अरहर मतलब जो तुअर की दाल जैसी ही आती है अरहर की दाल, उसके बारे में बता रहा है। सनई की फसलों में जो सनई मतलब होता है जो एक रेशा जिससे जो रस्सी बनाई जाती है, उस फसल के बारे में बता रहे हैं कि अरहर और सनई की फसलों में सुनहरी पक्की फलियां आ गई है। इन फलियों में बीज हवा के चलने पर आवाज करते हैं, जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे वैसे फलियों के अंदर के बीजों में से आवाज आ रही है, और वो आवाज ऐसी लग रही है जैसे कि मानो मधुर धरती की कमर पर बंधी किंकणियां से आ रही है। किंकणियां मतलब होता है कि जैसे कि कमर में कुछ आभूषण रहता है, किंकणियां जिसको कमर में बांधा जाता है, तो वैसे ही धरती की कमर से भी ऐसा लग रहा है कि किंकणियां जैसी आवाज उसमें से आ रही है। नेक्स्ट दे रखा, फूले सरसों पीली पीली, लो हरित भर दरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। आगे कवि कह रहा है कि खेतों में चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल आ गए, मतलब चारों ओर जो है फसल पीले पीले फूलों से लद गई है, और जिसकी तेल युक्त गंध वातावरण में उड़ रही है। मतलब सरसों की फसल है तो सरसों से क्या बनता है, तेल बनता है, तो उसकी तेल वाली जो सुगंध है वो पूरे वातावरण में फैल रही है। वहीं इस हरी धरती की सुंदरता निहारने के लिए, इस हरी धरती की सुंदरता को निहारने के लिए तीसी मतलब वो होता है अलसी, जिसकी भी फसल जो है वो बोई जाती है। तो अलसी के नीले फूल भी झांकने लगे हैं, मतलब अलसी के पेड़ों पर भी क्या आ गए, फूल आ गए, और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, नीलम की कलियों जैसे दिखाई दे रहे हैं, कि नीलम की कलियां खिली हुई है वैसे ही वो दिखाई दे रहे हैं। तो तीसी का मतलब होता है यहाँ एक पौधा रहता है जिसको अलसी भी कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ ग्रामश्री, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी अल्मोड़ा में। फिर प्रारंभिक शिक्षा संपन्न कर वह वाराणसी इलाहाबाद से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद में वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत, हिंदी का गंभीर अध्ययन किया था। काव्य रचना में इनकी प्रवृत्ति बचपन से ही थी। इनके जो रचना है वो आपको दे रखी है बुक में। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, चिदम्बरा, बूढ़ा चांद, लोकायतन। लोकायतन इनका महाकाव्य जिसके ऊपर इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा पंत जी की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंधों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा रचित रचनाएं लिखी गई थी। ये जो पाठ है सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्रामश्री, इसमें भारतीय गांवों की
प्राकृतिक सुंदरता व समृद्धि का वर्णन किया गया कि गांव के खेतों में दूर दूर तक हरियाली कैसी फैल रही उसके बारे में, खेतों में लहर रहा थी फसलों के बारे में, और गंगा के सुंदर रेती का वर्णन जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है।